हेलो एवरीवन, महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन हुआ है और जिसमें जो पहला पेपर है जीएस का पहला पेपर था वो एकदम जहाँ तक अगर हम देखें तो सरल ही पेपर था। और अगर किसी ने भी उसमें मानवीय गलती ना की हो और तो हम देखें तो सभी बच्चों ने जहाँ तक है अच्छा स्कोर किया होगा। फिर भी हम उसमें ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्रश्न आए थे, जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग 30 से 35 प्रश्न मध्य प्रदेश जीएस से आए हैं। और आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश जीएस प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बड़ा भाग होता है। तो हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश से प्रश्न आए थे उनको क्या क्या आंसर, हाँ, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारा अनुभव है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रश्नों के क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं या एक्यूरेट क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। देखिए, फाइनली तो हम लोक सेवा आयोग की आंसर की आएगी उसी से मानेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक हमने पढ़ा है, किताबों से जाना है, उनसे हम जानते हैं कि कौन कौन से उत्तर मध्य प्रदेश के कौन कौन से उत्तर से सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में आगे बढ़े हम तो देखते हैं पहला प्रश्न आया था। हम यहाँ पर केवल आपका मध्य प्रदेश जीएस के प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर में आया है वो कहीं ना कहीं हम पढ़ चुके हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। यहाँ केवल और केवल हम आंसरों पर थोड़े बहुत उनकी डिस्कशन की, उत्तर ही क्यों हो सकता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्न था, निम्न में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहां से प्रश्न है, यहां पर प्रश्न क्या है कि कपास और केले के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। अब देखिए मोटा मोटा उस पर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मंदसौर, शहडोल, सतना और बुरहानपुर। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप कपास को देखोगे तो कपास बेसिकली खरगोन और खंडवा में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। और उनको आप देखोगे गोल्डन फाइबर डिस्ट्रिक्ट भी उनको बोला जाता है, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो खंडवा खरगोन आपका नहीं है। दूसरी ओर आप देखोगे केले, तो केले का उत्पादन आपको मालूम है कि केला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में होता है। इवन आप देखोगे जो एक जिला एक उत्पाद योजना है उसमें बुरहानपुर से केले को क्या किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है। इसीलिए आप देखोगे इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बुरहानपुर हो जाएगा, क्योंकि बुरहानपुर में भी कपास का उत्पादन तो होता ही है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि पूरे निमाड़ एरिया में ही आता है बुरहानपुर भी, तो कपास भी वहां पर होता है और केले का उत्पादन तो कहां पर होता है आपका, बुरहानपुर में ही होता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है बुरहानपुर। क्लियर हुआ, इसीलिए मंदसौर नहीं होगा, सतना नहीं होगा, शहडोल नहीं होगा, बुरहानपुर इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, निम्न में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। खुटिया पटेल, पटेल को अंडरलाइन कर लो और खुटिया पटेल को अंडरलाइन कर लो। देखिए जब मैंने आपको मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो शहरीय जनजाति होती है, बेसिकली आप देखोगे कि ये आपका मध्य भारत का पठार है, ठीक है, ये आपका पूरा एरिया मध्य भारत का पठार है, ये वाला एरिया। और मध्य भारत के पठार में आप देखो कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया। और सहरिया भी स्पेशली आप देखोगे ग्वालियर संभाग में, कौन से संभाग में मिलती है, ग्वालियर संभाग में मिलती है। भौगोलिक रूप में आप देखोगे तो मध्य भारत का पठार, और संभाग के रूप में देखोगे तो आपका ग्वालियर संभाग में भी आप देखोगे श्योपुर में, ग्वालियर में, और आप देखोगे मुरैना में, शिवपुरी में, यहाँ पर शहरी जनजाति पाई जाती है। शहरी जनजाति में गांव के जो प्रमुख होता है उसको पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बाकी जो पंचायत या गांव के प्रमुख को पटेल कहते हैं, और आदर और सम्मान के रूप में वो खुटिया शब्द को अपने आगे लगाते हैं। इसीलिए आप देखोगे इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, सहरिया, ठीक है ना। बैगा नहीं होगा, भूमिया नहीं होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों नहीं होंगे, सहरिया इसका क्या होगा, राइट आंसर। वैसे भी आपको मालूम है सहरिया मध्य प्रदेश की एक अति क्या पिछड़ी जनजाति है और वन औषधियों का काम ये करती है। यद्यपि कुपोषण से बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्या है आपका प्रभावित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का आपका कौन सा स्थान है। यानी कि क्या प्रश्न पूछा है उसने, कोयले का प्रश्न पूछा है कि कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। देखिए अभी हाल ही में इसका सोर्स आर्थिक सर्वेक्षण है, आप देख लो 2022 से इसका आर्थिक सर्वेक्षण आया है। और जिन लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के गए होंगे, ठीक है, उनमें आपने देखा होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया है कि मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन में कौन सा है आपका तीसरा स्थान है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है।
कोयला तीसरा स्थान है। कोयला आपको मालूम है सबसे ज़्यादा गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा आपका मध्य भारत क्षेत्र और सतपुड़ा क्षेत्र, दो बड़े एरिया हैं कोयले के लिए। तो तीसरे स्थान पर क्या है, मध्य प्रदेश हमारा आ गया कोयले के उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना। मैंने आपको अभी जब मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं पढ़ाई थी तो यूट्यूब पे भी पढ़ाया था मैंने आपको, और इसको खूब सारे डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी गई है, कितनी राशि पूछा है उसने, कितनी राशि दी गई है। तो भाई कितनी राशि है सबको पता है, 1000 रुपए प्रति माह। ए आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा, 1000 रुपए प्रति माह। आपको आयु भी मालूम है, 5 मार्च 2023 से ये प्रारंभ हुई है। और आपको ये मालूम होगा कि ये योजना जो है आपका 23 से 60 वर्ष की जो महिला हैं, विवाहित महिलाएं, यद्यपि तलाकशुदा भी आ जाती हैं, ध्यान रखना। और आप देखोगे विधवा महिलाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप में सशक्तिकरण करने के लिए। तो 1000 रुपए प्रति माह बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व, तो देखो ये जनसंख्या से क्वेश्चन है, आप देखोगे इस पेपर में मध्य प्रदेश के, अगर स्पोर्ट को हम छोड़ दें, स्पोर्ट से कम क्वेश्चन है, अन्यथा सभी में क्या है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, चाहे मध्य प्रदेश का आप देखोगे जो है जनसंख्या हो, चाहे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हो, सभी, चाहे मध्य प्रदेश की पॉलिटी हो, सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। ठीक है, देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको मालूम है भोपाल था 855, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में डिंडोरी और श्योपुर है। ठीक है ना, और उसमें भी पहला कौन सा है आपका, डिंडोरी है। डिंडोरी में कितना है आपको मालूम है, तो 94 के आसपास है लगभग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिंडोरी, यानी ए हिंडो। ये इसमें गलत मिसप्रिंट है, तो आप डिंडोरी आंसर इसका उत्तर कर सकते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। अब देखिए प्रश्न कहां से आया है, राष्ट्रपति शासन, ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी से ध्यान रखना। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आपको मालूम है आर्टिकल किसमें है, 356 में। किसमें है, 356 में। हालांकि 365 के तहत भी लगता है, पर मूलतः किसमें आपका 356 में है। तो हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी तो खूब पढ़ाया था कि इसमें मध्य प्रदेश में 3 बार, कितनी बार आपका, 3 बार। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया है कई बार, कितनी बार लगा है आपका, 3 बार आप देखोगे राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया गया है। अगर हम बात करें तो लगभग 1977, हम बात करें 1980, और हम बात करें 1992 से 1993, है ना। पहला आप देखोगे श्यामाचरण शुक्ल यहाँ के आप देखोगे मुख्यमंत्री थे, और लास्ट के 2 में सुंदरलाल पटवा कौन थे आपके मुख्यमंत्री थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि सी आंसर आपका एकदम से सही है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। अब देखिए ये भी मध्य प्रदेश की पॉलिटी से है क्वेश्चन है, और क्या पूछा है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। ध्यान रखना, राज्यपाल के बारे में आप जानते हो कि ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप देखोगे इसमें सही उत्तर क्या है आपका, सरला ग्रेवाल। ए उत्तर एकदम सही है। आनंदी पटेल हो नहीं सकता क्योंकि ये गुजरात की मुख्यमंत्री, और बाद में आप मध्य प्रदेश और आपका यूपी की क्या रही है, राज्यपाल रही है। और द्रौपदी मुर्मू हो नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रपति रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में भी है। नंदिता, नंदिनी, सतपदी, इनके बारे में कुछ जानकारी हमको इतनी मिलती नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल का कार्यकाल लगभग आप देखोगे 1989 से 90 के बीच इनका कार्यकाल रहा है, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश की क्या है आपकी पहली महिला राज्यपाल है। क्लियर, चलिए आगे बात करें। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये भी एमपी पॉलिटी का क्वेश्चन है भाई। आपको मालूम है कि आपका जो, अगर पूरे भारत पर ही देखें, बलवंत राय मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने भारत में 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की क्या कही, आपकी बात कही, जिनमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती हैं, ध्यान रखना। जिनमें पहली इकाई कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 की जनसंख्या पर, कितनी, न्यूनतम 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत की घोषणा आपकी की जाती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। उस उत्तर एकदम से इसका क्लियर, एकदम सही है। चलिए आगे हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये भी आपका पॉलिटी से ही है। तो आप देखोगे पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र नहीं है, कैलाश नाथ काटजू नहीं है, भगवत दास मंडलोई नहीं है, ये है लेकिन बाद में ये बने थे। पहले कौन से आपके, रविशंकर शुक्ल हैं, ध्यान रखना। रविशंकर शुक्ल के बारे में जानते हैं, सागर से संबंधित हैं ये,
ध्यान रखेंगे आप। और आप देखोगे कि पंडित रविशंकर शुक्ल है, ये आपका जो है सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के भी मुख्यमंत्री रहे, बाद में 1956 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? आगे बात करें नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए, आपको मालूम है कि कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्रिपरिषद आती है, राज्य का महाधिवक्ता आता है, ठीक है, इसको राज्य की कार्यपालिका कहते हैं। राज्य की कार्यपालिका में जो है आपका राज्यपाल प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? आपका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री राज्य के बाहर हो, बीमार हो, या किसी कारण बस मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री क्या करता है? किसी मंत्री को विधिनिष्ठ कर सकता है, चाहे वो आपका समझ लीजिए आप गृह मंत्री भी हो सकता है, चाहे वो आपका वित्त मंत्री भी हो सकता है, या कोई अन्य मंत्री होगा। तो इसीलिए इसका उत्तर जहां तक है प्रश्न क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा विधिनिष्ठ मंत्री। ठीक है ना? एकदम से गृह मंत्री हम नहीं बोल सकते, एकदम से वित्त मंत्री नहीं बोल सकते, संसदीय मंत्री नहीं बोल सकते, ये मुख्यमंत्री बताएगा कि कौन होगा वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु, देखिए ये प्रश्न कहां से आया है? आपका जलवायु से। हर पोर्शन को प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न कहां से? आपका जलवायु से है। अब जलवायु के सारी चीजों को हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक से देखते हैं। सबसे पहली बात करें, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम होता है। वैसे भी आप जानते हो उत्तरी क्षेत्र यानी कि मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, और हम जानते हैं कि जो उत्तरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का गर्मियों में अधिक गर्म होता है, और आप देखोगे सर्दियों में अत्यधिक सर्द होता है, यानी सर्दियों में ठंडी पड़ती है, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और आप देखोगे दोनों का ही कंपेरिजन अगर दक्षिण से करें तो दोनों के कंपेरिजन के मामले में ही आगे, इसीलिए पहला ये एकदम सही है। ठीक है, अगली हम बात करें तो राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। आपको मालूम है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड का पठार आ जाता है, और बघेलखंड के पठार में अमरकंटक, बालाघाट, मंडला वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप देखोगे आपका अरब सागर से आने वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी आने से वाली शाखा, दोनों शाखाएं आपस में टकराती हैं, और वर्षा आपकी वहाँ मात्रा में ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, लगभग 120 सेंटीमीटर से लेकर 140 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा होती है। तो ये एकदम बिल्कुल सही है जलवायु के बारे में। ठीक है, अगला हम बात करें, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों का तापमान कम रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब ये प्रश्न एकदम से गलत है, क्योंकि दतिया और मुरैना मध्य भारत के पठार में आते हैं, और सामान्यतः यहाँ का तापमान आपका गर्मियों में उच्च ही रहता है, कम होने की तो कोई बात है ही नहीं। इसीलिए जहां तक है आप देखोगे क्या पूछा है? सही नहीं पूछा है, तो ये उत्तर आपका जहां तक अभी वैलिड लग रहा है। अगला डी वाला देखते हैं, सामान्यतः शीत ऋतु में शुष्क होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रश्न में आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न आपका एकदम से जो है ये वाला जो है ऑप्शन एकदम सही है। इसीलिए हम लोग इसके साथ किसके साथ? सी के साथ क्या करेंगे? जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगला, निम्नलिखित जिलों में कौन से मैग्नीज के बड़े भंडार है? किसका पूछा है? मैग्नीज के भंडारण में किसका है? तो मैग्नीज के भंडारण की हम बात करने जा रहे हैं कि मैग्नीज का भंडारण सर्वाधिक किसमें है। तो मैग्नीज का भंडारण में ऑप्शन क्या है? बालाघाट, नीमच, सागर, दमोह। अब देखिए, हम सब जानते हैं सबसे पहली बात तो कि मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा खनिज के मामले में अव्वल स्थान पर है, और मैग्नीज के मामले में बालाघाट एकदम उत्तर सही है, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बालाघाट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? ठीक है, ये मिट्टी के संबंध में प्रश्न है, देखते हैं हम क्या बोला है। मिट्टी के लिए एक थोड़ा सा मैप बना लो सभी लोग। समझने के लिए एक मैप बना लें। ठीक है, अब क्या पूछा है देखते हैं। बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। अगला दूसरा कौन सा है? लाल पीली मिट्टी की उर्वरकता कैसी है? अधिक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जो उर्वरकता जलोढ़ मिट्टी की ज़्यादा होती है, और काली मिट्टी की उर्वरकता ज़्यादा होती है, लेकिन लाल पीली मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। तो ये प्रश्न, ये वाला जो ऑप्शन है, ये तो हम इसको क्रॉस लगा के चलते हैं। अगला,
मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, जहां तक हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में काली मिट्टी की, तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 3 प्रकार की है। एक साधारण काली मिट्टी, एक आप देखोगे गहरी काली मिट्टी, और एक छिछली काली मिट्टी। तो गहरी काली मिट्टी आप बेसिकली देखोगे तो कहाँ पाई जाती है, जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। मालवा में बेसिकली साधारण काली मिट्टी मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि जो गहरी काली मिट्टी है वो मालवा में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो मालवा का दक्षिणी एरिया है वहाँ पर गहरी काली मिट्टी की कुछ मात्रा में पाई जाती है। अगला, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग, यानी कि मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये एकदम सही है, क्योंकि आपको मालूम है ये मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब हमको मिलान करना है कौन कौन से सही है। तो 2 तो पूरी तरीके से गलत है, जहां जहां पर 2 है उनको आप क्रॉस कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या है, आपकी समझदारी से इसको हल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब डी उत्तर क्या है, 1, 3, 4, 1, 3 और 4, समझ रहे बात को। तो डी उत्तर इसका ज्यादा मात्रा में सही है ना, क्योंकि आप भले ही अगर आप सोच रहे हो कि गहरी काली मिट्टी कहां पर है, सतपुड़ा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में, यानी नर्मदा सोन घाटी एरिया में, लेकिन कुछ उसका उत्तरी हिस्सा मालवा में आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऐसा है कि ऑप्शन का सटीक प्रमाण डी के साथ जाना पसंद करेंगे। फिर आगे आयोग का देखते हैं, आयोग कहाँ मानता है। मुझे जो लगता है इसका उत्तर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट। निम्न में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन, जो इरिगेशन है, सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो देखो मध्य प्रदेश में अगर हम सिंचाई की, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुएं एवं नलकूप के साथ जाते हैं। लगभग 65% से अधिक मात्रा में सिंचाई किससे होती है, आपकी कुएं और नलकूपों से होती है। तो हम देखें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, आपका डी उत्तर इसका एकदम सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है। अब ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है, गलत को बच छांटना है। आप देखिए बारना रायसेन में ये एकदम सही है। दूसरा आप देखो कोलार सीहोर में एकदम सही है। सूक्ता बैतूल ये एकदम गलत है, क्योंकि सूक्ता आप देखोगे बेसिकली खंडवा और बुरहानपुर, ठीक है, दोनों की सीमा पर है। खंडवा में ज्यादा मात्रा में है, ध्यान रखेंगे आप। इसीलिए इसका उत्तर आपका क्या, और पुनासा खंडवा ये सभी लोगों को मालूम है, इसका डी सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये क्या है इसका गलत है। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, आपका शी उत्तर इसका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं है, ठीक है। देखते हैं, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है, आपका तीसरा स्थान है। पहला कथन ये है। दूसरा, जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भागों में हेमेटाइट के जमाव है। तीसरा, यहाँ के जमावों में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडारों में कमी आई है या घटे हैं। देखो डी एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जमावों में अभ्रक और सिलिका मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल मात्रा में सही है, क्योंकि चट्टानों की प्रकृति ऐसी होती है, ठीक है। लौह अयस्क के उत्पाद और जबलपुर जिले में उत्तर पूर्वी भागों में हेमेटाइट के जमाव है, ये भी बिल्कुल सही है। लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ये गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण उठा के देखोगे तो आर्थिक सर्वेक्षण में आपका 5वां स्थान बताया है मध्य प्रदेश का लौह अयस्क के मामले में, इसीलिए इसका उत्तर सही नहीं है, तो ए का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अखरानी और मथवार पहाड़ियां के मध्य निम्न में से किस नदी की गहरी कंदराएं बनाई गई हैं। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था, जब मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि जो अखरानी की पहाड़ियां हैं वो बेसिकली कहाँ मिलती हैं, बड़वानी साइड में मिलती हैं। और बड़वानी साइड में कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका उत्तर कौन सा होगा, डी इसका उत्तर होगा। डी इसके साथ इसके हम जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बीना किसकी सहायक नदी है। ये नदियों में मैंने आपको पढ़ाया था, बीना और धसान 2 नदियां हैं। ये बेसिकली बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी के बारे में आप जानते हैं। बेतवा नदी आप देखोगे कुमरा गांव, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। ध्यान रखना, ओरछा इसी नदी के किनारे है, चंदेरी इसी नदी के किनारे है। तो आप देखोगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए उत्तर इसका एकदम सही है। आगे हम बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्न में से किस
जिले का वन क्षेत्रफल ज्यादा है? तो प्रतिशत के रूप में आपको बताना है। देखो वैसे आप मालूम है कि परसेंटेज के रूप में देखें तो बालाघाट सबसे पहले स्थान पर आता है, ठीक है, दूसरे स्थान पर श्योपुर आता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि बालाघाट इसमें उत्तर है नहीं, तो हम किसके साथ जाएंगे? श्योपुर के साथ, क्योंकि आप देखोगे रतलाम उज्जैन में तो वैसे ही वन बहुत ही कम है, जो हमारी वन रिपोर्ट आई 2021 के अनुसार ये तो बहुत ही कम है, और इंदौर में उतना है नहीं, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्योपुर। बी उत्तर इसका एकदम सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है? देखिए वर्षा ऋतु में अधिक मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बघेलखंड के पठार में होती है। बघेलखंड के पठार से तात्पर्य आप देखोगे कि बघेलखंड में बेसिकली आप अनूपपुर आता है, शहडोल आता है, मंडला आता है, ध्यान रखोगे उमरिया आता है, ठीक है ना, बालाघाट भी आता है। तो आप देखोगे इनमें से कौन सा जिला आ रहा है? तो इनमें से मंडला जिला आ रहा है, इसीलिए हम किसके साथ चले जाएंगे? मंडला के साथ चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो भूरसिंह द बारासिंगा ये मैस्कॉट है, और आपको मालूम है ये मैस्कॉट कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी लागू है, तो कान्हा-किसली में हॉलो घाटी, बंजर घाटी भी पाई जाती है, तो कान्हा-किसली इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसी में है क्या नाम है? भूरसिंह द बारासिंगा। ये मैस्कॉट बना दिया गया, रोहन चक्रवर्ती ने इसको क्या किया है? डिजाइन किया है। अगला आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन ढोकरा कला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये मध्य प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर से है, आर्ट प्लस कल्चर से ये प्रश्न है, ढोकरा कला। देखिए अब ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न मान सकते हैं कि आप टफ प्रश्न है, लेकिन इसके जो ऑप्शन है ना, अगर ऑप्शन को आप ठीक से पढ़ोगे तो ऑप्शनों से ये प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? मान लेते हैं कि ढोकरा कला एक नया वर्ड है, ठीक है, जिसके लिए गहराई से जिसने एमपी कल्चर पढ़ा होगा वही लगा पाएगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जब भी मध्य प्रदेश में भरेवा कला की बात आती है तो भरेवा कला किससे संबंधित है? बैतूल से संबंधित है। और भरेवा कला क्या होती है कि इसमें जो अलोह तत्व होते हैं तावा में, और आप देखोगे जो है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, उनको पिघलाकर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह इसका पहला यह कला बैतूल के भरेवा आदिवासी समुदाय संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, मतलब मूर्तियों का निर्माण होता है, तो ये प्रश्न भी आपका इसका ये ऑप्शन भी सही है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कला है, कपड़ा कला है, तो कपड़ा कला का इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। और इसीलिए आप देखोगे कि क्या पूछा उसने, ढोकरा कला के लिए कौन सा सही नहीं, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका उत्तर हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि सी के साथ इसका उत्तर जाना चाहिए। अगली हम बात करें निर्मल वर्मा पुरस्कार। निर्मल वर्मा पुरस्कार नाम से स्पष्ट है ना, निर्मल वर्मा पुरस्कार बेसिकली हिंदी भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है प्रवासियों को, इसीलिए इसका उत्तर क्या है आपका? डी उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर? आगे बात करें, मध्य प्रदेश में किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगदेव, है ना, एवं उसकी राजधानी त्रिपुरा का विवरण दिया था? अब देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्नों में आपको विवाद मिल सकता है, किसमें लेकर? आपका अल बसूदी और आपका अलुवर्नी में लेकर आपको इसमें विवाद मिल सकता है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि अगर इनकी एज की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर अलुवर्नी उत्तर इसका ज्यादा मात्रा में सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलुवर्नी उस समय आपका जब महमूद गजनबी के साथ आप देखोगे क्या है, भारत में आया था, और आप देखोगे कि जो है ये जो उस समय मध्य प्रदेश के राजपूत शासक थे, उनके गांगदेव जो क्षेत्र था, गांग क्षेत्र को इसने ढाल क्षेत्र भी कहा था, और त्रिपुरा की क्या है दशा का वर्णन किया था, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सी इसका उत्तर होना चाहिए, अलुवर्नी, ठीक है ना। फिर भी अब आप आयोग 2-3 दिन बाद आयोग की जो है आंसर की भी आ जाएगी, है ना। कई जो है आंसर की कई जो विद्वान है उन्होंने इसको अल मसूदी भी माना है, पर जहां तक मुझे लगता है अलुवर्नी हो सकता है। फिर भी आप वेट करिए, अभी आप इस पर स्टार लगा के रख सकते हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट और सादत खान, ठीक है ना, एवं गोपाल का संबंध
ठीक है ना, किस स्थान से है। अब आपको मालूम है कि पूरे भारत में 1857 की क्या हुई, आपकी क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति में आपने देखा होगा जो महू एरिया है, कौन सा एरिया आपका, महू एरिया है, वहां पर किस संबंधित थे, सादत खान यही से संबंधित थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अब महू कहां पर पड़ता है आपका, इंदौर में पड़ता है, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्राओं का अंकन किया गया है। अब आपको मालूम है कि इस प्रकार से कुछ स्तूप होता है, ध्यान रखेंगे आप, और ये उसके तोरण द्वार होते हैं। क्या होते हैं, इसके तोरण द्वार होते हैं। ठीक, इस प्रकार से मान लीजिए आप तोरण द्वार होते हैं, ये अंडज होता है, ठीक है, यहाँ ऊपर हर्मिका होती है, हर्मिका होती है, और ये देखोगे आप तोरण द्वार होते हैं, तोरण द्वार। तो आप सांची के स्तूप पर देखोगे, सांची के स्तूप पर बड़ी मात्रा में अशोक उसकी दोनों पत्नियों का चित्र अंकित है, और उसमें क्या है, जो अशोक एवं उसकी रानियों के बोधि वृक्ष की तीर्थ यात्राओं का अंकन किया गया है। सो आई थिंक दैट इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भरूच नहीं होगा, सोनारी नहीं होगा, सदारा नहीं होगा। जहां तक इसका उत्तर है बी, इसका उत्तर आपका होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। गलत को हमको छांटना है, देखते हैं। अब आपको मालूम है कि साकेत रामायण कला संग्रहालय, इसमें ओरछा दिया हुआ है जो कि बिल्कुल एकदम सही है। प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन एकदम सही है, विक्रम विश्वविद्यालय में है ये। और मुक्ति बोध सृजन पीठ सागर, आपको मालूम है सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कौन सी आपकी मुक्ति सृजन पीठ है ना। अब हम बात करते हैं तुलसी शोध संस्थान, ये भोपाल दे रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये तुलसी शोध संस्थान कहां पर है, आपके चित्रकूट में है। कहां पर है, चित्रकूट। और चित्रकूट कहां पर पड़ता है आपका, सतना में पड़ता है, ठीक है ना। और आपको मालूम है चित्रकूट किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक लंबा समय बिताया था चित्रकूट में, भगवान राम ने भी यहाँ पर लंबा समय बताया था, ठीक है। तुलसी शोध संस्थान कहां पर आपका, चित्रकूट, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्न में से किस प्राचीन नगर को संबंधित। आप देखो धर्मराजेश्वर, बेसिकली धर्मराजेश्वर का मेला भी लगता है ना, धर्मराजेश्वर की गुफाएं भी हैं, और ये बेसिकली कहां पर है, मंदसौर में है, ठीक है ना। ये रावण की ससुराल भी कहा जाता है, किसको, आपको मंदसौर कहा जाता है, कि मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी। और यहाँ पर एक आपका मंदसौर अभिलेख भी है, और यहाँ पर गुप्तकालीन एक सूर्य मंदिर भी है, यहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। और दसपुर का आप देखोगे, मंदसौर का पूरा नाम क्या है आपका, दसपुर है। इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपका, दसपुर। बेसनगर नहीं होगा, अवंती नहीं होगा, महिष्मती नहीं होगा, किसके साथ, दसपुर के साथ। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्न में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक रहे हैं। सूर्योदय, प्रभा, लोकमत, संध्या। देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा, लोकमत। ध्यान रखना, लोकमत का प्रकाशन 1930 से उन्होंने कहां से, आपका जबलपुर से किया था। कहां से किया था आपका, जबलपुर। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा, द्वारका प्रसाद मिश्र। मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है द्वारका प्रसाद मिश्र को। आगे हम बात करें, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्न में से किस कला से संबंधित है। तो देखो ये जनजातीय चित्रकार हैं, और आप देखोगे कि ये जो गौड़ी चित्रकला है, गौड़ी चित्रकला से संबंधित है। आपने जनगढ़ श्याम का नाम भी सुना होगा, उसी विधा से ये आते हैं, इसीलिए हम इसके साथ जाएंगे, किसने, गौड़ चित्रकला, बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए, तो ये मध्य प्रदेश के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, है ना। जहां तक मेरा अनुभव था और ज्ञान था उससे मैंने आपको डिस्कस कराए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सही है, आप देखोगे कि जहां तक मुझे लगता है कि लगभग सही है। अब एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आंसर की का वेट करें, और उसमें अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर भी जिन लोगों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, 75 और 80 के बीच में है, वो पूरी तरीके से अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं। महात्मा गांधी संस्थान द्वारा भी आप देखोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं। अभी सेमिनार है, ठीक है ना, 28 तारीख को सेमिनार में सभी लोग आएँ और टारगेट बैच में आंसर राइटिंग करें, और एकदम से पूरे युद्ध स्तर पर आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो युद्ध स्तर पर तैयारी करेगा वही इस रेस में आगे निकलेगा, है ना। और आप देखिए कि पेपर के अंतिम लाइन तक मेंस में आपको तैयारी करना है। आपको सही दिशा, बेहतर आंसर राइटिंग,
टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट आपको बहुत सारे देना है। तो अग्रगामी जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, अच्छा स्कोर किया है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों का पेपर बिगड़ा है या जिन लोगों के नंबर कम है वो निराश नहीं होना है। अगली बार के लिए इस पेपर से सीखकर अगली रणनीति पर आप लोग लग जाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।